लेकर के समझाया करते थे। मैं उसकी बहुत सारी मीटिंगें अटेंड की कि भाई एक पेन है, इसमें 75% हिस्सा 75% हिस्सा इसमें लिखने का काम करता है, लेकिन वो जो काम करने वाला हिस्सा है वो दिखाई नहीं देता। जब हम इसे जेब में लगाते हैं तो सिर्फ 15% हिस्सा। वो बिल्कुल ऐसे समझाते थे, छुआछूत का, भेदभाव का, जो भेदभाव से निपटने का जो रास्ता सुझाया था, कहीं ना कहीं उसके द्वारा बनाई गई BS4 के बाद बहुजन समाज की जो उस रणनीति का प्रारूप सामने आया था, के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। ये सारी पुस्तकें कांशीराम जी ने ये लिख लिख करके, समझा समझा करके, स्लेट पेन से बोर्डों पर लिख लिख के बताया, लोगों के मन में जिज्ञासा भरी कि आप अपनी वोट डाल करके सत्ता में बैठ करके सभी को नमस्कार, राम राम। मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आपने देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर मीडिया। आज हम बात करेंगे कांशीराम को लेकर के। माननीय कांशीराम बहुजन समाज को लेकर के उन्होंने एक बीड़ा उठाया था, साइकिल उठा करके वो चले थे और उसी साइकिल से उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसका नाम आज तक है। तो आज हमारे साथ राजकुमार सैनी जी हैं, जो कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो हैं। तो राजकुमार सैनी जी से जानेंगे कि जो मान्यवर कांशीराम जी थे उनका कैसा जीवन रहा है, कैसे उन्होंने अपने जीवन में बहुजन समाज को जगाया। शुरुआत पंजाब से करते हैं, यूपी में जाकर के वो सत्ता में बैठ जाते हैं। इस बीच उन्हें कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी और दूसरे दलों के साथ भी। तो इन्हीं बातों को लेकर के सैनी साहब, पहले स्वागत है आपका हमारे इनसाइडर मीडिया के ऊपर। तो आज बताएं, मान्यवर कांशीराम को लेकर के उन्होंने किस तरीके से जो बहुजन समाज है उसको इकट्ठा किया, क्या कुछ किया, पूरा विवरण बताएं इसको लेकर के। मित्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसे युग पुरुष की बात करने जा रहे हैं जो खंडेलवाल जी अभी मेरे से पूछ रहे थे। कांशीराम को अगर उत्तर भारत की राजनीति से हटा दिया जाए तो यहां के बहुजन समाज को यही पता नहीं लगेगा कि आखिर हम अभी आजाद हुए थे या नहीं। आजादी का अगर दूसरा रूप किसी ने हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर गढ़ा है, पढ़ाया है या समझाया है, वो एक पेन को लेकर के समझाया करते थे। मैं उसकी बहुत सारी मीटिंगें अटेंड की कि भाई एक पेन है, इसमें 75% हिस्सा 75% हिस्सा इसमें लिखने का काम करता है, लेकिन वो जो काम करने वाला हिस्सा है वो दिखाई नहीं देता। जब हम इसे जेब में लगाते हैं तो सिर्फ 15% हिस्सा। वो बिल्कुल ऐसे समझाते थे कि 15% हिस्सा ये लिखने वाला है, काम करने वाला है, फिर उसे पुट्ठा टांग दिया जाता है और ऊपर से उसको ढक दिया जाता है, और फिर यही चमकता है जो कुछ ना करके करे कराए का मालिक बनता है। कांशीराम जी की अगर यात्रा को हम समझें, चप्पल से, साइकिल से, पैदल से, न जाने उन लोगों उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, उसने उस एक ऐसे समाज में जान भरी जो बराबर बिठाना तो दूर की बात, जो समाज को घृणित दृष्टि से पानी पिलाने के लिए भी अगर कोई एक गिलास दिया जाता था उसे भी आग में से निकालते थे लोग। लेकिन उसने अपने उस बहुजन समाज के अंदर इतनी जागृति, इतना
उनके अंदर आवेश भर दिया कि वो बहुत बड़े बड़े शानो शौकत गाड़ियों और उनमें ढोने वाले, उनको सब्ज बाग दिखाने वाले लोगों से विपरीत होकर के एक ऐसे चिंतक के रूप में उभरे, उन लोगों को समझाने के लिए कि एक वंचित और दिशाहीन समाज को दिशा देकर के सत्ता के गलियारे तक ले गए। लेकिन सत्ता के गलियारे में पहुंचने के लिए उसने कहा था कि अगर फॉर द टाइम बीइंग सत्ता तक जाने के लिए अपने सिद्धांत को अंदर रख करके किसी को अपने मुताबिक ढालने में अगर हमें मौका मिलेगा तो उसने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को भी 25 सीटों की बहुजन समाज पार्टी के साथ जो है ना सत्ता में लाके बहन कुमारी मायावती को खड़ा कर दिया था। लेकिन इस चिंता में वो जितने जो विवेकपूर्ण व्यक्ति थे, जितने ये कह सकते हैं कि जितने वो जागृत ब्रेन से और इतने इंटेलिजेंट थॉट से जो है ना वो होते हुए बाबू कांशीराम जी ने ये सपना जो घर घर में लोगों को सत्ता का, हिस्से का, छुआछूत का, भेदभाव का, जो भेदभाव से निपटने का जो रास्ता सुझाया था, कहीं ना कहीं उसके द्वारा बनाई गई DS4 के बाद बहुजन समाज की जो उस रणनीति का प्रारूप सामने आया था, उसको एक बार तो सत्ता में पूर्णतः एक बड़ी स्टेट में जाने का बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला। लेकिन शातिर और चतुर लोग वहां भी पहुंच गए टिकटा लेकर के, जिनके खिलाफ मनुस्मृति और मनुवाद के खिलाफ सीधा भाषण दिया जाता था, लेकिन उन्हें सत्ता के उस शोर को गिराने के लिए उसमें घुसपैठ करके बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय का नारा बहन जी से दिलवाया। जबकि जो बहुजन वाले लोग हैं वो ही वंचित हैं, सर्वजन वाले तो हमारे चेस्ट के ऊपर पहले से ही मूंग दल रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कांशीराम एक चिंतक थे, इसी चिंता में वो जब कोमा में चले गए, जो ज्यादा नर्वस सिस्टम के शिकार हुए, क्योंकि वो सोचते बहुत थे, करते काम बहुत थे और विचारक व्यक्ति थे। जितने भी विचारक व्यक्ति हैं, चाहे उनमें महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, वो 62 साल की उम्र में चले गए, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, वो 60 साल की उम्र में चले गए, कांशीराम है वो 70 साल की उम्र में चले गए। इनमें 60, 65, 70 के बीच में चाहे वो कितने भी बड़े महापुरुष है, बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकर और बहुत सारे लोग विचारधारा के जो लोग थे, वो सब के सब बाबू कांशीराम जी की ही देन है। इस उत्तर भारत में किसी को पता नहीं था हु इज द बाबा साहब अम्बेडकर, हु इज द जो महात्मा ज्योतिबा फूले, ये थॉट क्या थे, विचार क्या थे, ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जो विचारधारा थी उसको जो संविधान में परोया था, लेकिन संविधान के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। ये सारी पुस्तकें कांशीराम जी ने ये लिख लिख करके, समझा करके, स्लेट पेन से बोर्डों पर लिख लिख के बताया, लोगों के मन में जिज्ञासा भरी कि आप अपनी वोट डाल करके सत्ता में बैठ करके अपने हक और अधिकार और अपने भाग्य का और अपने कर्म का निवारण तुम खुद कर सकते हो। ये सारा का सारा कांशीराम जी के बदौलत ही उत्तर भारत में हुआ, नहीं तो इधर कोई नहीं जानता था संविधान की पुस्तक में क्या लिख रखा है। संविधान के बारे में अगर आज कोई जानकारी है तो वो मान्यवर कांशीराम जी की बदौलत है। मैं कहूंगा ऐसा युग पुरुष जिसको हम नमन करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को खंडित करने वाले लोग सत्ता के अंदर फिर कहीं लेन देन और जो इसके CBI और ED के डर से
कि भाई पता नहीं अवैध संपत्तियां किसने इकट्ठी कर ली और क्या इकट्ठी कर ली, इन सारी बातों को लेकर के जो कहीं वो विचारधारा थी वो धूमिल हुई है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बहुजन समाज का अब फिर एक इसी प्रकार का थॉट और इकट्ठ और आचरण चल रहा है, जिसमें बहुत सारे बहुजन नायक, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हैं, चाहे राजकुमार सैनी हैं, चाहे लक्ष्मण यादव हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, और चाहे अपना एक हरियाणा का रजत कंसल है। तो ये बहुत सारे लोग आज भी मूवमेंट के लिए पक्षधर हैं, लेकिन जो लोग हमारे को डराया करते थे वो बहुजन नायक जो यहाँ के पहले बसपा के अध्यक्ष रहे, प्रभारी रहे, वो आज फिर उसी भेदभाव करने वाले लोगों के शिकार तलवे चाटते घूम रहे हैं। मैं विनती करूंगा कि आज हमें मान्यवर कांसीराम जी को सैल्यूट करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए और उनको नमन करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि भाई खंडेलवाल जी ने मेरे से सवाल पूछा। नमस्कार।